नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने लोकसभा में राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाया है। संजय जायसवाल ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी ने 11 फरवरी को बजट पर बोलते हुए विशेषाधिकार का उल्लंघन किया। हमारे दो इस देश को चलाएंगे। लोकसभा में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस आया है। ये प्रस्ताव लाया है बिहार बीजेपी के अध्यक्ष और लोकसभा सांसद संजय जायसवाल ने। संजय जायसवाल का आरोप है कि राहुल गांधी ने 11 फरवरी को लोकसभा में बजट पर बोलते हुए विशेषाधिकार का हनन तो किया ही, सदन की अवमानना भी की। मैं सब सांसदों से कहना चाहता हूं, मैं अपने भाषण के बाद 2 मिनट शहीदों के लिए मौन रहूंगा। आप मेरे साथ खड़े हो जाइए। धन्यवाद। दरअसल 11 फरवरी को लोकसभा में बजट पर बहस हो रही थी। स्पीकर ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को बोलने के लिए बुलाया। राहुल गांधी बजट पर बोलने की बजाय किसानों के मुद्दे पर बोलते रहे। और तो और राहुल गांधी ने अपनी बात खत्म करते हुए मृत किसानों को श्रद्धांजलि देने के लिए कांग्रेस सांसदों को मौन रहकर श्रद्धांजलि देने को कहा, वो भी बिना स्पीकर की अनुमति के। मैं अपने भाषण के बाद 2 मिनट शहीदों के लिए मौन रहूंगा। आप मेरे साथ खड़े हो जाइए। अब इसी बात को लेकर संजय जायसवाल ने लोकसभा में विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है। संजय जायसवाल का कहना है कि ये लोकसभा स्पीकर का अधिकार होता है और उनके निर्देश और सुझाव पर होता है, लेकिन राहुल गांधी ने इसका पालन नहीं किया और मनमानी की। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश की रिपोर्ट। तो राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाने पर विपक्ष ने संजय जायसवाल पर हमला बोला है। आरजेडी और कांग्रेस नेताओं ने कहा कि संजय जायसवाल बिहार के विकास के लिए काम करने की जगह चर्चा में बने रहने के लिए काम कर रहे हैं। किसी को क्या अधिकार नहीं है लोकसभा में बोलने का? अरे जायसवाल जी, बिहार में तो विकास हो नहीं रहा है, आप चले प्रिविलेज लाने की बात कर रहे हैं। अगर आप भारतीय जनता पार्टी बिहार में विकास नहीं करेगी तो जनता पर प्रिविलेज लाएगी। आदरणीय संजय जायसवाल जी ने आज संसद में श्री राहुल गांधी जी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाया। बिहार पर तो कभी प्रस्ताव लेकर आते नहीं। विशेष राज्य का दर्जा बिहार को कैसे मिले, पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा कैसे मिले, कैसे बिहार को उनका वाजिब हक मिले, ये सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए ये राहुल गांधी जी पर विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव ला रहे हैं। इधर 3 दिनों के दिल्ली दौरे के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना लौट आए हैं। हम आपको 3 दिन की 3 बड़ी मुलाकात दिखा रहे हैं, जिसमें बिहार की चर्चा भी थी, सियासत भी थी। और जो पहली तस्वीर आप देख पा रहे हैं 10 फरवरी की है, जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान जेपी नड्डा भी वहां थे। वहीं दूसरे दिन कल प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री की मुलाकात हुई, जिसमें कई मुद्दों पर बात हुई। वहीं आज सीएम ने अपने दल के नेताओं के साथ मुलाकात की है, जिसमें सियासी मुद्दों पर चर्चाएं हुई। तो दिल्ली में सीएम की मुलाकात और 3 बड़ी तस्वीरें। चलिए, इन मुलाकातों के बाद मुख्यमंत्री पटना लौट आए। नीतीश कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मुलाकात में बिहार के विकास पर चर्चाएं हुई। केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार और राज्यपाल कोटे से एमएलसी के मनोनयन पर चर्चा से उन्होंने इनकार किया। उन्होंने ये कहा कि बंगाल चुनाव को लेकर पार्टी के अंदर चर्चाएं हो रही हैं। सीएम ने यह भी कहा कि कोरोना जांच में गड़बड़ी की जांच जारी है और कार्रवाई हो रही है। हम तो गए ही थे। आपको पता है कि बीच में कोरोना की स्थिति रहने के कारण और जो चुनाव हो गया था तो थोड़ा समय बीत गया, उसके बाद गए, मुलाकात हो गई, पूरी बातचीत हुई है, कई लोगों से मुलाकात भी हो गई है। तुम गए थे इसी काम के लिए और आ गए आज लौट करके। आज राष्ट्रपति जी से भी मिलना था, लेकिन सुबह ही उनका फ़ोन आ गया और बातचीत हो गई। किसी कारण से उनको आज मिलना संभव नहीं था, लेकिन सब लोगों से बातचीत हुई। उपराष्ट्रपति जी से भी बातचीत हुई। जिस दिन गए हैं उसी रात गृह मंत्री जी अमित शाह जी और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, इन सब लोगों से बातचीत हुई। और जितना देर रहे वहाँ
उतना देर कितने लोग, सब लोग आते रहे, सब लोगों से बातचीत करते रहे। नहीं, उसके बारे में कोई बात नहीं, वो तो वहाँ से बता ही चुके हैं। वो तो वहाँ भी इन सब बातों के बारे में पूछ रहे थे, सब बता दिए। इसके बारे में कोई बात नहीं। परिषद को लेकर कभी कोई चर्चा हुई क्या? नहीं, उसकी कोई चर्चा नहीं हुई है, वो तो अपने आप होना ही है। और दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुलाकात के बाद बिहार में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। विपक्षी नेताओं ने सीएम के दौरे पर सवाल उठाया तो एनडीए नेताओं ने उसी अंदाज में जवाब दिया। मोदी से नीतीश मिले, विपक्ष क्यों जले? बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में मिली जीत और राज्य में फिर से सरकार बनाने के बाद नीतीश कुमार पहली बार दिल्ली आए। बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले और गुरुवार को प्रधानमंत्री से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच विकास के मुद्दे पर चर्चा हुई, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मुलाकात की इन तस्वीरों ने विपक्षी नेताओं को बेचैन कर दिया है। इसी बेचैनी का नतीजा है कि आरजेडी के नेता ये कहने लगे हैं कि नीतीश कुमार अपनी कुर्सी बचाने के लिए दिल्ली आए थे। गुफ्तगू करके देश को लूटने, बिहार को कत्ल खाने में पहुंचाने की प्लानिंग कर रहे हैं और देश को गुलाम के रास्ते में छोड़ दे रहे हैं। आरजेडी के आरोप पर जेडीयू और बीजेपी ने एक साथ पलटवार किया। आरजेडी के लोगों के जीवन का चुनाव हारने के बाद हताश हैं, निराश हैं और जो कुछ मन होता है। अब विकास से उन लोगों को क्या मतलब है? विकासों से वो कोसों दूर है। दिक्कत क्या है कि राष्ट्रीय जनता दल के सम्मानित नेता जब आते हैं दिल्ली तो अंतर्ध्यान हो जाते हैं और वह यही सोचते हैं कि दिल्ली में पिकनिक मनाने हम आए। बिहार के मुख्यमंत्री जी लगातार काम करते हैं और अपने काम के सिलसिले में प्रधानमंत्री से मिलने से ज्यादा आवश्यक काम किसी भी मुख्यमंत्री के लिए कुछ और नहीं हो सकता। बिहार में एनडीए की सरकार है, जेडीयू और बीजेपी सरकार में सहयोगी हैं। दोनों दल मिलकर बिहार में सरकार चला रहे हैं, लेकिन कोरोना की वजह से सरकार गठन के बाद पीएम और सीएम की मुलाकात नहीं हो पाई थी। ऐसे में यदि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली आकर देश के प्रधानमंत्री से मुलाकात करते हैं, दोनों नेताओं के बीच विकास के मुद्दे पर चर्चा होती है, तो इसमें हर्ज क्या है? आखिर विपक्ष को जलन क्यों हो रही है? न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए सियासत की बातों से आगे निकलते हैं, बड़ी खबर की तरफ रुख करते हैं। बेतिया से बड़ी खबर है, जहां पुलिस टीम पर हमला किया है शराब कारोबारियों ने और महिलाओं ने भी जमकर पत्थरबाजी की है। बेतिया से बड़ी खबर इस वक्त की, जहां पुलिस टीम पर शराब कारोबारियों ने हमला बोल दिया, महिलाओं ने जमकर पत्थरबाजी की है। पत्थरबाजी में कई जवानों को हल्की चोट आई है और यह बताया जा रहा है कि 2 पुरुष और 1 महिला कारोबारी जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा जो जानकारी है वो अहम जानकारी है कि 45 लीटर शराब मौके से बरामद की गई है। मझौलिया थाना क्षेत्र के भानाचक की यह घटना है। प्रफुल्ल हमारे साथ फोन लाइन पर। प्रफुल्ल, शराब कारोबारियों ने पुलिस पर हमला कर दिया, बावजूद इसके गिरफ्तार किए गए लोग। कब से धंधा चल रहा था, पुलिस क्या कह रही है? जी विवेक, मैं आपको बता दूं कि मझौलिया थाना क्षेत्र का ये भानाचक का जो इलाका है, वहाँ अक्सर शराब बनाने का काम किया जाता रहा है और जिसकी सूचना भी पुलिस को मिली थी, मझौलिया थाना क्षेत्र पुलिस को मिली थी। उस पर मझौलिया थाना के पुलिस, उत्पाद विभाग की पुलिस और जगदीशपुर थाना की पुलिस, 3-4 थाना की पुलिस संयुक्त टीम बनाकर वहां छापेमारी करने पहुंची थी, लेकिन शराब कारोबारियों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। महिलाओं को शराब कारोबारियों ने आगे कर दिया और महिलाएं जो थी वो काफी पत्थरबाजी करने लगी, जिसमें मझौलिया थाना का जो 2 गाड़ी था उस गाड़ी का पूरा शीशा चकनाचूर हो गया और उत्पाद विभाग की टीम में शामिल और जो मझौलिया थाना क्षेत्र के जो पुलिस टीम के में शामिल जो जवान थे उन लोगों को भी पत्थर से चोट लगी है। पुलिस ने हालांकि मौके से 2 पुरुष और 1 महिला को गिरफ्तार किया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है और मौके से 45 लीटर चुलाई शराब भी बरामद किया गया है। साथ में 3 बाइक जब्त की गई है और शराब बनाने का उपकरण भी वहां से बरामद किया गया है। और पुलिस, मैं बता दूं आपको कि अक्टूबर महीने में भी पुलिस वहां पे छापेमारी करने गई थी, तो एक जमादार की पिटाई वहां पे की गई थी मझौलिया थाना के
तो वहाँ बराबर अक्सर वहाँ शराब बनाने का काम जो है वो बड़े पैमाने पर किया जाता है और पुलिस बार बार छापेमारी करती है, लेकिन शराब का जो कारोबार है वहाँ रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रफुल्ल हमसे बातचीत करने के लिए। और इस छापेमारी के बाद, इस एक्शन के बाद यहां पर शराब बनाना बंद जरूर होगा। चलिए, मंत्री बनने के बाद कैमूर जा रहे मंत्री जमा खान के काफिले में शामिल समर्थकों ने सासाराम में टोल टैक्स नहीं दिया। काफिले में शामिल गाड़ियां धड़ाधड़ एक कर एक निकलती गईं। बड़ी बात है कि टोल प्लाजा वालों ने गाड़ियों को जाने भी दिया। अब इस मुद्दे पर सियासत तेज हो गई है। 1, 2, 3, 4, 5, सिर्फ 5 ही नहीं, ये 15 गाड़ियों का काफिला है जो फर्राटा भरते टोल प्लाजा को पार कर रहा है। न तो कोई रोक रहा है, न कोई टोक रहा है और न कोई टोल टैक्स ही मांग रहा है। फिर से देख लीजिए कैसे ये गाड़ियां साएं साएं करती टोल प्लाजा से निकल रही है। सैया भय कुतवाल तो अब डर काहे का, ये कहावत तो आपने सुना ही हो। ये उसी से मिलता जुलता मामला है। राज हमारा और नियम भी हमारा। हम मंत्री के समर्थक हैं तो मनमानी हमारी चलेगी। मंत्री बनने के बाद जमा खान कैमूर जा रहे थे। रास्ते में सासाराम के शिव सागर में टोल प्लाजा है, लेकिन मंत्री तो मंत्री, उनके काफिले में शामिल समर्थकों ने भी टोल टैक्स देना मुनासिब नहीं समझा। पहले मंत्री की गाड़ी निकली, फिर एस्कॉर्ट की गाड़ी निकली और फिर न जाने कितनी गाड़ी बिना टोल टैक्स दिए धड़ाधड़ निकल गई। हद तो ये कि टोल टैक्स के कर्मियों को भी इनसे टोल वसूलने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखी। खुद सड़क पर खड़ा टोल कर्मी सभी गाड़ियों को हाथ के इशारे से सिग्नल देकर पार करवा रहा है। और जब इस बारे में सवाल पूछा गया तो टोल प्लाजा के कर्मचारी कुछ भी बोलने से बचते रहे। गाड़ी गई है, किसके परमिशन से पूरी गाड़ी को छोड़ दिया गया? बोलिए बोलिए, हमको ट्रैफिक पुलिस देखने दीजिए। बोलने साहब क्यों कर रहे? मंत्री जमा खान के समर्थकों की इस हरकत पर बिहार की सियासत गर्मा गई है। विपक्ष ने जहां मंत्री पर निशाना साधा है, तो वहीं जमा खान की पार्टी जेडीयू के नेता भी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको जवाब देना चाहिए कि जो शासन में बैठे हुए लोग हैं, सरकार में माननीय मंत्री हैं, उनके समर्थक मनमानी कर रहे हैं, बिना टैक्स दिए उनकी गाड़ी पास हो रही है। जो कानून तोड़ा जा रहा है, इस पर जवाब दीजिए। देखिए, टोल टैक्स वाले मामले की हम निंदा करते हैं, निस्संदेह ये गलत हुआ है। लेकिन एक चीज बहुत स्पष्ट है कि अगर किसी माननीय मंत्री का कॉर्पोरेट जा रहा है तो कौन सा कार्यकर्ता पीछे टोल टैक्स दे रहा है या नहीं दे रहा है, इसकी जानकारी मंत्री जी को नहीं होती है। लेकिन कई बार लोग अति उत्साह में उनके साथ जो होते हैं, जो इस सूची में नहीं भी आते हैं, वो भी टोल टैक्स नहीं देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। सरकार ने फास्ट टैग की सुविधा भी इसलिए बनाई है ताकि सुचारू ढंग से टोल टैक्स पर काम चल सके। तो ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए और लोगों को टोल टैक्स देना ही चाहिए। देश में कुछ लोगों को टोल टैक्स में छूट मिली हुई है, जैसे मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और राज्य के मंत्रियों को टोल टैक्स में छूट है। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को भी छूट मिली है। विधायक और विधान परिषद के सदस्यों को भी छूट है। यहां तक कि आपातकालीन सेवाओं को भी टोल टैक्स में छूट है। लेकिन किसी नेता, मंत्री के समर्थकों को तो कोई छूट है ही नहीं। हो सकता है मंत्री जमा खान के काफिले में शामिल कुछ गाड़ियों में फास्ट टैग लगा हो या फिर उन्हें विशेष छूट भी हो, लेकिन गाड़ियों के पार होने की व्यवस्था देखकर कुछ सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। मंत्री को टोल टैक्स में छूट, तो क्या समर्थकों को भी छूट? क्या मंत्री के समर्थक होने का मतलब टोल टैक्स फ्री? ऐसे जनप्रतिनिधि से जनता को क्या मिलेगा मैसेज? इससे भी बड़ा सवाल ये कि किसकी इजाजत से टोल कर्मियों ने फ्री में जाने दी? क्या टोल कर्मी चेहरे के हिसाब से तय करेंगे टैक्स वसूली? न्यूज़ 18 के लिए सासाराम से अजित के साथ पटना से रजनीश की रिपोर्ट। तो मंत्री जमा खान के काफिले में शामिल गाड़ियों की वजह से कैमूर के मेन रोड में घंटों जाम लगा रहा। दरअसल मंत्री जी के साथ गाड़ियों का लंबा काफिला था। जब मंत्री की गाड़ी रुकी तो काफिले में शामिल गाड़ियां भी रुक गईं, जिसकी वजह से काफी देर तक जाम की स्थिति रही।
तो कैमूर से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मंत्री जी का काफिला जहां जहां रुका, उनके साथ जो गाड़ियों का काफिला था वो रुक सा गया। 10 से ज्यादा गाड़ियां थीं और सड़क जाम की स्थिति हो गई और जो जाम से लोग हैं वो काफी परेशान रहे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिहार में 4 बड़े हादसों में 8 लोगों की मौत हो गई। कहीं रफ्तार हादसे का कारण बना, कहीं छोटी सी गलती जान पर भारी पड़ गई। जान पर रफ्तार भारी। हादसों का ये शुक्रवार भारी। चार बड़े हादसों में गई 8 की जान। ये चीख पुकार और मातम की तस्वीरें हाजीपुर की है। रतनपुरा में तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे खड़े कई लोगों को कुचल दिया। हादसे में 3 की मौत हो गई, वहीं एक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इतना तेज गति में गाड़ी है कि हम भी सड़क किनारे खड़े थे, हम तो दुकान के अंदर चल गए और शेष जो 2 लड़का और साइकिल से जो लोग जा रहे थे, ये सब फुटबॉल के तरह लोग उड़ा। हादसे के बाद आसपास के लोग आक्रोशित हो गए। लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर सड़क पर आगजनी की और NH 22 को जाम कर दिया। रफ्तार का कहर मधुबनी में भी देखने को मिला, जहां फुलपरास में NH 57 पर भीषण हादसा हुआ है, जिसमें 2 यात्रियों की मौत हो गई और 4 यात्री घायल हो गए। ऐसी ही घटना बांका में भी घटी, जहां रजौन में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। एक एक्सीडेंट सिवान में भी हुआ। हादसे की तस्वीर CCTV में कैद हो गई। देखिए महाराजगंज के नोखा बाजार के नजदीक की ये तस्वीर। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि कैसे सड़क किनारे जा रहे 2 बाइक सवारों को एक ट्रक कुचलते हुए आगे बढ़ गया। इस घटना में एक बाइक सवार की जहां मौत हो गई, वहीं दूसरा गंभीर रूप से जख्मी हो गया। मतलब साल 2021 का ये दूसरा शुक्रवार बिहार के लोगों पर भारी रहा। कहीं रफ्तार हादसे का कारण बना, तो कहीं छोटी सी गलती जान पर भारी पड़ी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अगर भूकंप आ जाए तो आपको कैसे बचना है, आपको कौन कौन सी सावधानियां बरतनी हैं और विपरीत हालात में प्रशासन को कितना अलर्ट रहना है, ये सब कुछ आज हम आपको बताने जा रहे हैं। राजधानी पटना के विमेंस कॉलेज में आपदा विभाग की ओर से मॉक ड्रिल कराया गया, जहां पूरे इंतजाम के साथ पूरी तैयारी देखी। हूटर बजा और चारों तरफ अफरा तफरी। घबराई हुई कॉलेज की छात्राएं बैग लेकर बाहर निकलने लगी। देखिए, माथे पर बैग लेकर ये छात्राएं जान बचाकर भाग रही हैं। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक पढ़ाई लिखाई छोड़कर लड़कियां भाग खड़ी हुई हैं। तो चलिए हम आपको पूरा माजरा बताते हैं। दरअसल आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से पटना वीमेंस कॉलेज में भूकंप से बचाव को लेकर मॉक ड्रिल किया गया और बचाव के तरीके बताए गए। मॉक ड्रिल में आपदा विभाग के साथ SDRF, जिला प्रशासन, सिविल डिफेंस की टीम मौजूद रही। मॉक ड्रिल के दौरान बताया गया कि आपदा आए तो बिना घबराए कैसे बचना है, कौन से एहतियात बरतने हैं और कितना मुस्तैद रहना है। छात्राएं बाहर तो निकल गई, लेकिन कई छात्राएं मिसिंग हैं, यानी
घायल होने की सूचना मिली है, जिसके बाद देख सकते हैं कि सिविल डिफेंस यानी रेस्क्यू की टीम वहां तक जा रही है और स्ट्रेचर लेकर जो घायल हैं उनको बाहर निकाला जाएगा। तो ये देख सकते हैं कि क्लासरूम में जो घायल छात्रा हैं उनको ढूंढा जाएगा और उनको बाहर निकाला जाएगा, साथ ही जो मिसिंग हैं उनको ही बाहर निकाला जाएगा। तो ये मॉक ड्रिल में ये भी बताया गया कि अगर आपदा ने अपनी आगोश में ले लिया तो कैसे हालात को हैंडल करना है, घायलों को कैसे मुकम्मल इलाज पहुंचाना है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे घायलों को कॉलेज के मैदान में ही प्राथमिक उपचार किया गया, लेकिन जो गंभीर रूप से घायल थी उन्हें स्ट्रेचर पर बाहर निकाला गया, फिर निजी वाहन और एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया। 15 से 20 छात्राएं जो घायल थी उनको यहाँ पर लाया गया है, देखिए, और फर्स्ट एड करने के लिए यहाँ पर, और यहाँ से जो गंभीर घायल हैं, जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको भी यहाँ से एम्बुलेंस के माध्यम से अब यहाँ, और देखिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए अब यहाँ से अब आवाज दी जा रही है। और जो गंभीर हैं बिल्कुल गंभीर रूप से घायल है, ये बहुत गंभीर रूप से घायल है, इनके कमर में बहुत जोर से चोट आई है, तो हम लोग अब इनको हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। ओके, यहाँ जो फर्स्ट एड होना था उनका हो गया, ये अभी हमने कर दिया है फर्स्ट एड, अब इनको हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम डॉक्टर नीतू। मॉक ड्रिल में हिस्सा लेने वाली छात्राएं मानती हैं कि मॉक ड्रिल से काफी कुछ जानकारियां मिली और वो अब किसी भी हालात का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। क्या कहेंगे आप लोग, पहली बार इस तरह का मॉक ड्रिल देखे होंगे? यस। कितनी बेहतर जानकारी मिल रही है? बहुत अच्छा जानकारी मिला, पहले कभी ऐसा एक्सपीरियंस भी नहीं किया था, तो फर्स्ट टाइम के लिए बहुत अच्छा है और बहुत कुछ सीखने को भी मिल रहा है। और कुछ? क्या नाम हुआ? अनुषा। कितना फायदा मिल रहा है? अब कभी अगर आपदा की घड़ी या भूकंप अगर आता है तो कैसे बचाव करेंगे? बहुत कुछ सीखने को हमें यहाँ पे मिला है। जिस तरह से भूकंप आएगा हमें बचने का मौका मिलेगा, वैसा हम लोग सीखे हैं हर तरह से, जैसे जैसे बचा जा सकता है। पटना वीमेंस कॉलेज में इस मॉक ड्रिल का नेतृत्व एसडीआरएफ के कमांडेंट के झा कर रहे थे, जिन्होंने बताया कि ऐसे मॉक ड्रिल के जरिए आपदा से निपटने में काफी मदद मिलती है। दुर्घटना को डिजास्टर में बनने से रोकने के लिए ये इस तरह का रिहर्सल होना बहुत जरूरी है। केवल फर्स्ट एड ही नहीं बल्कि फायर से बचने के लिए और फायर को बुझाने का जो ड्रिल है उसकी भी प्रैक्टिस यहाँ करवाई गई है। ये हमेशा जीवन भर काम आता है। इसका मकसद ही यही है कि आपदा की घड़ी में आपको कैसे सुरक्षित बाहर निकलना है और जान बचाना है। कैमरामैन मनीष जुनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और आगे देखिए जोहार झारखंड।